Good afternoon, dear students. Welcome to this lecture on Bioorganic Chemistry Part 7. Today we will be studying this enzyme carboxypeptidase. Now we will see as to what the functions of carboxypeptidase are and how does it help or how does it act within a living system. Carboxypeptidase is basically, we are studying carboxypeptidase A. There are different classes. It is a metalloenzyme and its mode of action is very interesting because it deals with all the concepts of chemistry we have studied earlier with respect to bioorganic chemistry. तो कैसे वो अप्लाई होते हैं सारे कॉमन प्रिंसिपल्स कार्बोक्सीपेप्टिडेज में जो हमने पढ़े हैं कैटालिसिस एसिड बेस कोवैलेंट मेटल कैटालिसिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग etc. Now there are two classes of proteolytic enzyme. Proteolytic enzymes, those enzymes which break up proteins. जैसे कि काइमोट्रिप्सिन में भी हमने पढ़ा. Proteases, ऐसी एंजाइम्स, ऐसी बायोकैटलिस्ट जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं. तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली डाइजेशन भी होगा क्योंकि वो छोटे छोटे सिंपल फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगी, एनर्जी रिलीज होगी. There are two such classes as mentioned earlier also, endopeptidase and exopeptidase. तो ये endopeptidase जो होती हैं they are the first to attack, सबसे पहले अटैक करती हैं. They hydrolyze peptide bonds between specific amino acids all through the molecule and they yield a large number of small fragments. क्योंकि ये सबसे पहले अटैक करके प्रोटीन को जो कि असंख्य अमीनो एसिड से बनी होती है उसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाती हैं, उसको बीच में से तोड़ती हैं, कोने से नहीं बीच में से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ती हैं. एग्जाम्पल्स जैसे कि पेप्सिन होती है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, इलास्टेज है, ये सारे जो हैं एंडोपेप्टिडेज के ही एग्जाम्पल हैं. द फर्स्ट टू अटैक to yield a large number of small fragments. On the other hand, exopeptidase, it hydrolyzes peptide bonds one at a time. ये एक-एक करके peptide bonds को तोड़ती है exopeptidase. बीच में से नहीं, कोने से. One at a time from the ends of peptide bonds. Hydrolyzes peptide bonds one at a time from the ends of peptide bonds. For example, carboxypeptidase, which we will be taking up today. तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये सिक्रीट होती है कहाँ? पैंक्रियाज में, पैंक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होती है और ये अमीनो एसिड्स को रिलीज करेगा कहाँ से? फ्रॉम द फ्री कार्बोक्सिल टर्मिनल. तो पहले तो एंडोपेप्टिडेज ने एक्ट करा, छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ा, फिर वो छोटे फ्रैगमेंट्स को एक कोने से एक एक करके जो एंजाइम तोड़ती है वो है कार्बोक्सीपेप्टिडेज और उसमें भी अमीनो एसिड कहाँ से निकलते हैं? ये फ्रॉम द फ्री कार्बोक्सिल टर्मिनल, उसी कोने से जो है ये निकलते हैं फ्रॉम दैट फ्री कार्बोक्सी टर्मिनल एज वी विल सून बी सीइंग. कार्बोक्सीपेप्टिडेज अ प्रोटीएज एंजाइम. प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को जो तोड़े. तो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस मेनी ऑफ देम आर इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन एन इनएक्टिव, जैसे हमने काइमोट्रिप्सिन में पढ़ा था काइमोट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में, ऐसे ये भी इनएक्टिव फॉर्म में बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जिससे कि गलत जगह पर एक्शन ना हो. फिर ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये जाके चेंज होता है इनटू द एक्टिव फॉर्म, तो ये इनएक्टिव है. जैसे सही जगह पर ये फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और तब डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी या हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया शुरू होगी. तो पैंक्रियाटिक कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए, इसका जो इनएक्टिव जाइमोजेन वो है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए.
It is converted to its active form, that is carboxypeptidase A, by the enzyme trypsin. Trypsin जो है वो ही इसको कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, इनटू द एक्टिव फॉर्म, जैसे इससे पहले हमने काइमोट्रिप्सिन के केस में भी देखा था कि वो भी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज करती है एक दूसरी एंजाइम. इट्स अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, very well organized within the living system. That is why it's so interesting, because we are not handling it. This is happening by itself, खुद से हो रहा है, खुद ब खुद इतने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. इससे क्या होगा, ट्रिप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए में चेंज कर देगा. This ensures that the cells wherein pro-carboxylase A is produced, they are not themselves digested. क्योंकि pro-carboxypeptidase जहाँ बनता है पैंक्रियाज में, पैंक्रियाटिक सेल, वहां भी तो प्रोटीन्स हैं, तो ये ना हो कि वही डाइजेस्ट हो जाए. तो जैसा मैं बता रही हूँ, सही जगह पे जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ प्रोटीन्स जो सबस्ट्रेट के फॉर्म में है, विच वी आर टेकिंग इन ईटिंग, so that only those are digested, not the proteins which are within our body, which make up the different structures within our body, they are not digested. तो ये सही जगह में जाके जहाँ डाइजेशन होता है उन्हीं पॉइंट्स पे जाके फिर ये ट्रिप्सिन जो है इसको कन्वर्ट करता है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए. अब एक बार ये कन्वर्जन हो जाए तो क्योंकि ये मेटलो एंजाइम है, इसमें जिंक होता है एक्टिव साइट में, बिसाइड्स द अमीनो एसिड्स इट हैज जिंक. जिंक की इंपॉर्टेंस आप वैसे भी जानते हैं ना, जिंक आजकल तो मेंशन भी किया जा रहा है, बिकॉज ये इम्यूनिटी भी देता है. तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं. देखिए, जिंक टैबलेट्स दी जाती हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, और आजकल तो अब आ भी रहा है जिंक और इसका बी कॉम्प्लेक्स वगैरह का फॉर्मुलेशन. सो इट इंक्रीजेस द immunity in the body. It is held in position through complex formation with glutamic 72, histidine 196 and histidine 69 and water molecule. I need not mention कि ये 72, 196, 69 इनका क्या मतलब है, आप अच्छी तरह समझते हैं कि कौन से नंबर का है, उसको इंडिकेट कर रहे हैं कौन से नंबर का ये है उसमें सीक्वेंस में, क्योंकि अनेकों अमीनो एसिड्स लगे होते हैं. तो ये भी बहुत सारे होंगे. हिस्टिडीन 69 है, एक ही हिस्टिडीन 196 है. ये फोल्डेड होता है इसका स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यू वेरी वेल नो. तो इसलिए फोल्डेड स्ट्रक्चर होके ये दूर दूर दिख रहे हैं पर ये पास पास आ जाते हैं फोल्ड होके प्रोटीन मॉलिक्यूल में. प्रोटीन विच मेक्स अप दिस एंजाइम, ये हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं जो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद उसमें बाद में आएंगे मैकेनिज्म, तो उसके ऊपर होगा ना. ये तो एंजाइम है बाय इटसेल्फ, जिसमें जिंक भी प्रेजेंट है और ये सारे प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग ग्लूटामिक 72, histidine 196, histidine 69 and water molecule. Now the zinc metal, it is a strong electrophilic Lewis acid which catalyzes, which is तो लुइस एसिड है ये. तो ये क्यों है, कैसे कैटलाइज करता है इसको, क्योंकि स्टेबलाइज करता है वाटर मॉलिक्यूल को. वाटर मॉलिक्यूल को अभी हम देखेंगे कैसे ये स्टेबलाइज करेगा. लुइस एसिड कैटलिस्ट है इसलिए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके साथ किस तरह बंध के, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह उसको कैटलाइज करेगा, एक तरफ से कैटलाइज करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा उसमें से. नाउ इट ऑल्सो स्टेबलाइजेस द नेगेटिव इंटरमीडिएट्स, क्योंकि जिंक में पॉजिटिव चार्ज है एक्टिव साइट में जो प्रेजेंट है. तो जहां जब रिएक्शन में बीच में नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा मैकेनिज्म के दौरान, तो उसको भी ये स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ वहां अभी हम देखेंगे कैसे नेगेटिव चार्ज भी COO नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो कैसे उनको ये स्टेबलाइज करता है और कैसे जनरेट भी करता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को. Stabilization of both coordinated water molecule and negative intermediates assisted by polar residues in the active site. इसके अलावा जिंक के अलावा polar residues भी तो हैं, क्योंकि बहुत polarity अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स पोलर होते हैं. तो ये पोलर रेजिड्यूज भी जो होंगे इसमें क्या करेंगे, क्योंकि NH होगा, नाइट्रोजन नेगेटिव होगा,
कहीं ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। ये भी फैसिलिटेट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो स्टेबलाइजेशन दोनों ढंग से होता है पानी का, जिंक से भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी होगा। अभी हम देखेंगे किस तरह। Coming to the mechanism now, after studying a few basics about carboxypeptidase, let us see how the mechanism operates. Now this is just an outline. Outline ऐसी है, देखिए ये दिखा रखा है हमने, ये लिंकेज है, देखिए ये CO, ये फ्री एंड देख रहे हैं आप हम। अब ये है हमारी RCONH, यही तो है पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज है और ये वाला साइड जो हमने आई हैव बीन टेलिंग यू कि ये फ्री CO वाला, CO की तरफ से यहाँ ये फ्री CO प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टूट चुका है, ये इधर पे टूट चुका है। एंडोपेप्टिडेजेस छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांट चुके हैं। तो अब हम कौन सा बॉन्ड हाइड्रोलाइज करने जा रहे हैं? ये वाला बॉन्ड CONH। CONH, this is the linkage which will be broken so that we get RCOOH and NH2। फर्दर टूट जाएगा, पर किस कोने से? फ्रॉम विच, ये कोने से टूट रहा है, विच टर्मिनल? ये हमारा COO फ्री टर्मिनल है, COO फ्री है, ये टूट चुका है इससे पहले के एंजाइम्स इसको तोड़ चुके हैं। The endopeptidase has broken it into smaller parts and this now exopeptidase जो इसको अब कोने से तोड़ रहा है। टर्मिनल, कौन से टर्मिनल? ये फ्री C है, COO नेगेटिव है, तो इसका ये वाला NH, यहाँ पर ये RCO है, यहाँ पे ये टूट जाएगा हाइड्रोलिसिस। RCOOH, H ऑफ कोर्स NH2 के साथ, क्योंकि ये बेसिक है नेचर में, बना लेगा NH3 पॉजिटिव। CH, CO, CH2, C6H5. As we can see, this is aromatic. So the hydrolytic cleavage, the enzyme catalyzes the hydrolysis of the C-terminal peptide bond of protein. C-terminal amino acid is released, obviously. ये यहाँ से तो ये बन जाएगा, बैठेगी एंजाइम अपनी साइट पे, और यहाँ से जब ये टूटेगा तो C-terminal amino acid will be, ये अलग हो गया इतना पोर्शन, तो ये पूरा देखिए बन गया ना एक अमीनो एसिड। अब ये R पीछे बहुत लंबी श्रृंखला है, खाली R लिखा है, पर बहुत सारे इसके अंदर और प्रेजेंट है पीछे को। तो ये पर जो अमीनो एसिड बना, कौन सा वाला बना? वही वाला जो यहाँ पे कोने में था, C टर्मिनल था। अब वहां ये टर्मिनल भी फ्री हो गया, तो अब ऑटोमेटिकली क्या बन गया? क्योंकि इधर से तो ये पूरा एक अमीनो एसिड हमारा जनरेट हो गया। C टर्मिनल अमीनो एसिड इज रिलीज्ड, क्योंकि ये कोने में था CO नेगेटिव। द C टर्मिनल अमीनो एसिड, रिमेंबर इट शुड बी अ फिनाइल ग्रुप, क्योंकि वो जिस पोर्शन में एक्टिव साइट पे ये जाके बैठता है, फिट होता है, लॉक एंड की मॉडल, वो इस तरह बना होता है कि उसमें सिर्फ ये अमीनो एसिड जो एरोमेटिक ऐसे बड़े साइज के हों, हाइड्रोफोबिक हों, वो ही वहां पे बंध सकते हैं, क्योंकि उस एंजाइम की सतह भी वहां पे हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक होती तो ये रिपेल हो जाते, पर वो सतह जहां पे ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, जहां ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो भी क्या है? हाइड्रोफोबिक। दिस बाइंड्स इन द हाइड्रोफोबिक पॉकेट इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब उस पे ये बाइंड हो गया, बाइंड हुआ तो अब देखिए टूटते जाएगा, ये C टर्मिनल है, पहले ये टूटेगा, यहाँ से ये इधर टूट गया, तो एक और नया C टर्मिनल जनरेट हो गया, तो ये भी ये C टर्मिनल है, यहाँ से खांचे पे बैठेगा, तो फिर ये टूट जाएगा, तो एक नया C टर्मिनल जनरेट हो गया, फिर ये पूरा खांचे पे बैठेगा, तो अगर यहाँ पे CONH हो फिर वो टूट जाएगा, एंड सो ऑन फ्रॉम दी आफ्टर बाइंडिंग इन द हाइड्रोफोबिक pocket. Now, as we can see, this is, I've drawn a sketch of this as to how this takes place within the enzyme. Now, the phenyl group, ये है phenyl group, इतना ही पोर्शन दिखाया है इसका। ये कहाँ बैठा है? हाइड्रोफोबिक पॉकेट में बैठा है, हाइड्रोफोबिक पॉकेट में। अब ये है CH2, CH, COO नेगेटिव, NH, CO, तो ये कौन सा वाला है? जिसका ये C टर्मिनल हमारा फ्री है,
उस एंड से ये पॉकेट जो बनी है हाइड्रोफोबिक पॉकेट में, इसमें ये खांचे में बंध गया है और खांचे में बंध के वहां पे इट शुडंट मूव अबाउट, वहां ये स्टेबल होना चाहिए। तो कैसे होता है, कैसे संभव? द सी टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बाउंड विद arginine 145 by 2 hydrogen bonds. Now this is arginine. Arginine में दो होते हैं NH2 group, if you are familiar with the structure which we had done in the earliest videos. तो ये NH2 NH2, अब देखिए क्या होगा, NH2 obviously क्या हो जाएगा, ये COO नेगेटिव है, O टर्मिनल, सो दिस हियर। अब देखिए जब यहाँ पे बनेगा ना तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके साथ क्या बना लेंगे, O नेगेटिव के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। ये किसके हैं, NH2 टर्मिनल दोनों जो हैं NH2 के जो हैं ग्रुप, ये आर्जिनिन के हैं। Sometimes this is a double bond, sometimes this is a double bond, hence the positive charge. As a consequence, ये अपनी जगह पे स्थिर होगा क्योंकि ये दोनों यहाँ से जैसे रस्सी से बांध देते हैं, ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आर्जिनिन के बंध गए हैं, कार्बोक्सिल के COO नेगेटिव के। COO नेगेटिव फिर से ही दिखा रखा है, ये कभी ये C डबल बॉन्ड हो, ये O नेगेटिव, कभी ये C डबल बॉन्ड हो और ये नेगेटिव। तो hence this type of a structure. So fractional negative charge here, the negative charge is delocalized over these two as the positive charge is also delocalized over here. As a result of this, ये hydrogen bonding होगी from these ends और ये बंधे हुए ये इस तरह खांचे में स्थिर हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब ये स्थिर होगा तभी तो मैकेनिज्म आगे को बढ़ेगा। इफ इट मूव्स अबाउट, हाउ कैन एनी मॉलिक्यूल एक्ट ऑन इट? CH2NH RCO, so this is the CONH bond which has to be broken, the amide bond. अभी देखिए जो CO है ये इन टर्न कैसे, क्योंकि जिंक है यहाँ मेटलो एंजाइम है, जिंक में पॉजिटिव चार्ज है तो ये O which is developing a negative charge, इसको भी स्टेबलाइज कर रहा है, साथ में वाटर को भी स्टेबलाइज कर रहा है। पानी यहाँ प्रेजेंट है क्योंकि O नेगेटिव है, O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके साथ भी ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली ये हिस्टीडीन 69 है, नाइट्रोजन अगेन पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली हिस्टीडीन 196 वीक electrostatic forces of attraction, since zinc is positive, it is in the form of zinc 2 positive. इस तरह ये जिंक भी सब तरफ से बंध के, जिंक हिलडुल नहीं रहा क्योंकि आगे उसका काम होगा, ये भी चार तरफ से 1 2 3 4 5 तरफ से बंद करके एक जगह यहाँ पे स्थिर है, इट इज एट वन पोजिशन लोकलाइज्ड। टायरोसिन 248 ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद C टर्मिनल कार्बोक्सिल। अब यहाँ पे जो C टर्मिनल है COO, इन दोनों से तो बधा ही है। तीसरा टायरोसिन भी है यहाँ पे 248 नंबर की, उसके H के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो COO जो है 1 2 3 तीन जगह से उसको रस्सी से जैसे बांध देते हैं ऐसे बांध दिया, तीन जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टायरोसिन 248 के H के साथ, क्योंकि ये O नेगेटिव है तो नेचुरली ये H पॉजिटिव होगा, ट्रैप्ड दिस हाइड्रोजन ट्रैप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली दिस हाइड्रोजन ट्रैप्ड बिटवीन नाइट्रोजन and oxygen, so hydrogen bonding. Similar is the case here. तो arginine 145 के दो अमीनो ग्रुप्स, टायरोसिन का एक OH के साथ, ये तीन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये वाला एंड। और इसका जो दूसरा कोना है जहाँ ये होना है CO, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विद जिंक 2 पॉजिटिव। एट द सेम टाइम जिंक 2 पॉजिटिव इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाउंड वीक फोर्सेस विद H2O, N histidine 69, N histidine 196 and glutamic 72, क्योंकि ग्लूटामिक में COO नेगेटिव है उसके साथ। तो 1 2 3 4 5 जगह से जिंक जो है बैठा हुआ है, बंद करके रस्सी से बांध दिया है जैसे कहेंगे ये फोर्सेस से, और ये CO एंड तीन जगह से। नाउ things are ready for the mechanism once this has stabilized, क्योंकि ये सबस्ट्रेट है ना जिसके ऊपर एक्शन होगा एंजाइम का, और ये पोर्शन जो है जिंक, ये एंजाइम का पार्ट है।
साथ में ये सारे अमीनो एसिड्स जो लगे हुए हैं ये सब एंजाइम का पार्ट है। ये हम जो दिखा रहे हैं यहाँ ये एक्टिव साइट है हमारी एंजाइम की, दिस इज द एक्टिव साइट। सो टायरोसिन 248 also hydrogen bonded. Zinc also bonds by electrostatic force with the carbonyl group at this end, glutamic 72. Let's see what happens after this. When this has occurred, जब ये हो गया, then our mechanism gradually starts. कैसे शुरू होता है ये मैकेनिज्म? क्योंकि जिंक जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनाता है वाटर के साथ, तो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, तो वाटर में क्या निकल आएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। और ग्लूटामिक जो 270 है दैट विल एक्ट एज अ बेस। ये ग्लूटामिक 270 बेस की तरह एक्ट करेगा, जनरल बेस कैटलिस्ट। तो एज ए रिजल्ट पानी से जो OH निकलेंगे वो अटैक करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप में। तो जिंक का काम क्या है यहाँ? हमारे जिंक का काम है टू मेक द न्यूक्लियोफाइल H2O मोर न्यूक्लियोफिलिक। कैसे? देखिए ये पानी के साथ यहाँ बाइंड है ये H2O, तो क्या होगा? जिंक पॉजिटिव है, OH को इसने अपनी तरफ खींच रखा है, OH को अपनी तरफ खींचा है इसने। और यहाँ ये ग्लूटामिक जो है हमारी प्रेजेंट है 270 वाला, 72 वाला तो इसके साथ बाउंड है जिंक के साथ, COO नेगेटिव, ये यहाँ से H पॉजिटिव को खींचेगा। ग्लूटामिक 270 H पॉजिटिव खींचा तो बन गया OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इधर उधर फ्री ना घूमे, इसलिए वो किसके साथ है? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिंक उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो जिंक का काम क्या है कि पानी से ये OH नेगेटिव को स्टेबलाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाना। तो OH नेगेटिव जो है अब ये रेडी है अटैक के लिए, किसके ऊपर? कार्बोनाइल कार्बन। ये कार्बोनाइल कौन सा है? अमाइड लिंकेज का, NHCO लिंकेज का। तो OH नेगेटिव अटैक्स दिस कार्बोनाइल बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इधर को खींचा, तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ को अटैक करा, तो ये OH एक बार लगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ O नेगेटिव के ऊपर खिसक के आ गया। O नेगेटिव जब यहाँ पे बनेगा तो ये O नेगेटिव भी किससे स्टेबलाइज होगा? जिंक 2 पॉजिटिव से। तो ये जिंक 2 पॉजिटिव इसको स्टेबलाइज कर रहा है, O नेगेटिव को, डेवलपिंग नेगेटिव चार्ज। एज बी मेंशन्ड अर्लियर, मैंने शुरू में कहा था कि मैकेनिज्म के दौरान जहां जहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उसको जिंक स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। तो वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको स्टेबलाइज करेगा, जिससे OH नेगेटिव ने यहाँ अटैक करा। OH नेगेटिव भी कैसे जनरेट हुआ, स्टेबलाइज हुआ? क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहा है और H पॉजिटिव चला गया है ग्लूटामिक 270 पे, CO नेगेटिव पे। इसने H पॉजिटिव को, तो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस because pulling this towards itself in the form of H positive, leaving the electron pair on OH. OH negative is acting as a nucleophile. Zinc is helping to stabilize this nucleophile and make it very strong. तो इसने यहाँ अटैक करा तो हो गया O negative. This O negative again is being stabilized by zinc 2 positive. तो इस तरह हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा? यहाँ जो बना, यहाँ देखिए अब ये क्या है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल हो गया ना NH R, यहाँ C डबल बॉन्ड O में O, तो यहाँ चला गया नेगेटिव और यहाँ आ गया पानी से, पानी का H चला गया COO नेगेटिव के पास और यहाँ OH नेगेटिव जिसको इसने स्टेबलाइज करा था, ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक करा। तो अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है ये हमारा यहाँ क्रिएट हो जाता है, बिकॉज शुरू में हमारा फिनाइल ग्रुप जैसा ही जगह पे पोजीशन हो गया हाइड्रोफोबिक पॉकेट में और हाइड्रोजन बॉन्ड से वो बंध गया। अब मैकेनिज्म शुरू हो गया, जिंक ने क्रिएट करे, मदद करे OH को स्टेबलाइज करने में। OH नेगेटिव क्रिएट हुआ ग्लूटामिक की मदद से, जो कि बेस की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ जिंक इज कॉम्प्लेक्स्ड विथ वाटर, तभी तो ये OH नेगेटिव यहाँ रिलीज हुआ। अब एक बार ये बन गया तो क्या होगा यहाँ पे कि ये टेट्राहेड्रल जो है ट्रांजिशन स्टेट हमारा जनरेट हो गया।
Now once this has been generated, what will happen that this electron which was being stabilized by this O negative electron pair, this will tend to move back. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो NH है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी तरफ को बॉन्ड खींच रहा है कार्बन से, कार्बन इन टर्न इस ऑक्सीजन से खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जो पाए गए थे वो वापस आने लग गए। और उसको मदद कौन करेगा? क्योंकि हमें मालूम है कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लूटामेट ने जो शुरू में बेस की तरह एक्ट करा था, अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये ग्लूटामेट ये एक्ट करेगा एज एन एसिड, ये H पॉजिटिव को दे देगा। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? NH नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो इसने नाइट्रोजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड? अमाइड बॉन्ड, मतलब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसने ग्लूटामिक, इससे पहले ग्लूटामिक ने बेस की तरह एक्ट करा, अब ग्लूटामिक जो है एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, H पॉजिटिव दे दिया, और ये बॉन्ड जैसे ही टूटना शुरू हुआ ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ वापस चले गए कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करने को। और इससे क्या होगा? हमारा ये अमीनो ग्रुप यहाँ से फ्री हो गया, ये वाला, ये अमीनो यहाँ से फ्री हो गया, and we have one less residue of amino acid because the amino group is released. तो glutamic acid 270 acts as an acid catalyst. Tetrahedral collapse हो गया। अब देखिए, tetrahedral intermediate collapses. The reaction leads to give a protein with one less amino acid. क्यों? क्योंकि ये पूरा अमीनो एसिड तो NH2 इधर चला गया, ये ऑलरेडी C टर्मिनल था, तो ये कौन सा वाला एक अमीनो एसिड कम हो गया ना, किसमें से? ये वाले कोने में से, और हमारा एक नया C टर्मिनल जनरेट हो गया। R का मतलब है इसके पीछे कई एक ऐसे अमाइड लिंकेज लगे होंगे जो हमने दिखाए नहीं है, R, CH, CH2, CO, NH, CO एक्सेट्रा। अब ये नया C टर्मिनल जनरेट हो गया। अब ये वाला C टर्मिनल अगर ये अमीनो एसिड ये वाला एरोमेटिक होगा तो फिर यहाँ ये खांचे पे इस तरह बैठ जाएगा हाइड्रोफोबिक पॉकेट में, और इस तरह आर्जिनिन और टायरोसिन से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बना? अमीनो एसिड कौन से वाले एंड से? एरोमेटिक एंड से। एरोमेटिक एसिड का कौन सा? ये C टर्मिनल है जो फ्री था, एंडोपेप्टिडेज ने एक्ट करके फ्री कर दिया था, अब तो ये एक्सोपेप्टिडेज का एक्शन है, तो हमारा अमाइड बॉन्ड जो है हाइड्रोलाइज होके टूट गया। एंड देयरफॉर व्हाट डू वी हैव? अब ये देखिए RCOH बना, RCOH में से H पॉजिटिव H पॉजिटिव को NH2 खींच लेगा, तो फिर से हमारा RCO नेगेटिव, because there are unfavorable electrostatic interaction between peptide product and glutamic acid 270. अब इसमें से देखिए ग्लूटामिक एसिड 270 ये भी तो नेगेटिव है ना, और ये भी नेगेटिव है। इससे क्या हो जाएगा? ये हेल्प करेगा इस एंजाइम को फ्री होने, इसको एंजाइम से इसको फ्री होने को प्रोडक्ट के बनने में। तो ये RCO नेगेटिव ये वाला बन गया एक हमारा नया C टर्मिनल। अगर ये एरोमेटिक अमीनो एसिड हुआ तो फिर फर्दर इसमें इसी तरह कार्बोक्सीपेप्टिडेज का एक्शन होगा। सो लेट अस सी एज टू हाउ दिस एंटायर मैकेनिज्म इन ब्रीफ इज ऑपरेटिंग। कि पहले ये बड़े मॉलिक्यूल को कौन तोड़ रहा? प्रोटीन को, बीच बीच में से एंडोपेप्टिडेज। अब एक बार एंडोपेप्टिडेज ने उसको तोड़ दिया छोटे पार्ट्स में, बिकॉज एंडो एक्सो 2 होते हैं, तो ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज के फॉर्म में होता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज उसको कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो किसकी मदद से? ट्रिप्सिन की। फिर उसके बाद मैकेनिज्म शुरू हुआ, मेटेलो एंजाइम है ये। तो देखिए ये कौन सा, जहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इसका फ्री जो टर्मिनल होगा यहाँ से ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट में बैठ जाएगा, और यहाँ पर दूसरे एंड से इसका शुरू हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा वो मैकेनिज्म हमने देखा। क्यों? क्योंकि जब ये बैठ गया एरोमेटिक एंड से इसके ऊपर हाइड्रोफोबिक पॉकेट में एंजाइम की, तो ये स्टेबलाइज हुआ आर्जिनिन के NH2 और टायरोसिन 248 के OH से। ये कौन सा एंड है? ये हमारे एरोमेटिक
अमीनो एसिड का सी टर्मिनल वाला एंड है, COO जो हमारा फ्री है कहना चाहिए, COO फ्री, ये क्योंकि यहाँ से टूट चुका है, एंडोपेप्टिडेज ने तोड़ दिया इसको छोटे पार्ट्स में। तो ये एक बार खांचे में बैठ गया। दूसरी तरफ इसमें जिंक भी है। जिंक ने क्या करा, जिंक भी एक तरफ से बंध गया। कैसे बंधा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। तो इट इज रेडी फॉर action with this aromatic amino acid which is in the hydrophobic pocket, and this H2O with the help of glutamate COO negative which is acting as a base, H पॉजिटिव को इसने पुल किया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने यहाँ C पे अटैक करा, C पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर चला गया O नेगेटिव, दिस शिफ्ट हैज अकर्ड, और ये O नेगेटिव जो है जिंक पॉजिटिव उसको स्टेबलाइज करेगा। तो हमारा क्रिएट हो गया टेट्राहेड्रल ये इंटरमीडिएट। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जब हमारा बनेगा इसमें से, तो उससे क्या होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट विल वंस इट इज जनरेटेड, hence we will get from this we will get our tetrahedral intermediate where NH pulls now glutamic, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, तो O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, COO नेगेटिव, तो H पॉजिटिव। अब ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, इसने H पॉजिटिव दिया जिसने NH के लोन पेयर के ऊपर अटैक किया, तो ये बन गया NH2 पॉजिटिव बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये NH2 रिलीज हो गया। कौन सा अमीनो एसिड एक हमारा बन गया, ये ऊपर एरोमेटिक एंड वाला पूरा अमीनो एसिड बन गया, NH2 CH2 CH C6H5 COO नेगेटिव। और दूसरे कोने पर क्या बना है, RCOOH, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा RCOH। तो ये जो हमारी बची हुई रह गई प्रोटीन की पार्ट अमीनो, ये एक अमीनो एसिड इसमें कम है, ये वाला, क्योंकि ये निकल चुका है, इससे हाइड्रोलाइज हो चुका है। अब एक अमीनो एसिड कम वाला ये बन गया RCOH, और यहाँ है ये NH2 एक अमीनो एसिड, इसको रिलीज करने में मदद करेगा, COO नेगेटिव है, O नेगेटिव ने फिर से इससे क्या पुल करा, H पॉजिटिव, तो ये RCO नेगेटिव, इफ दिस इज एरोमेटिक, तो इसमें फिर से ये बैठ जाएगा खांचे पे। इसका मतलब है कि ये वाले तट में ये वाला RCOH जो है ये ग्रुप, इससे ये अभी तो एंजाइम के साथ बंधा हुआ है ना, ये छूट जाएगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा नेगेटिव चार्जेस में, उसकी वजह से it gives first formed a protein with one less amino acid, and secondly what will happen after the collapse of the tetrahedral intermediate, unfavorable electrostatic forces of attraction between glutamic 270 and the product peptide, this will set this free, so ये पूरा अलग हो गया। R मतलब इसके पीछे और भी यहाँ लगे हुए हैं, और अगर ये हमारा एरोमेटिक है तो इस एंड से ये फिर से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और नई प्रक्रिया हाइड्रोलिसिस की शुरू हो जाएगी। एक अमीनो एसिड यहाँ पे ये बन चुका है एक, तो ये वाली जो बनी ये एक अमीनो एसिड इसमें कम है। सो दिस वाज आवर carboxypeptidase, which is a metalloenzyme. Moreover, it is an exopeptidase which helps to hydrolyze the C-terminal end of those amino acids which are aromatic in nature by placing them in the hydrophobic pocket. So that is all for today. Thank you.